हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर अप करेंगे एंड जब राउंड 2 लेंगे हम क्लासेस का तो उसमें अनदर 50 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के हम करेंगे। सो ऑलमोस्ट हमारे सभी सब्जेक्ट्स हो चुके हैं एंड आज हम करेंगे फॉर द असेसमेंट फॉर लर्निंग। सो लेट्स बिगिन। First question is, in education, dash is used to make inferences about the learning and development of students basically। तो इनमें से कौन सा है जो यूज़ किया जाता है एजुकेशन में फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे ये सारे टर्म्स हैं, इन सभी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन के बेस पे यहाँ पे आपको देखिए हर एक जो भी टर्म दिख रही है, असेसमेंट हो, इवैल्यूएशन हो, मेजरमेंट हो, डायग्नोसिस हो, सभी के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बट उसके लिए आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ये इनका मीनिंग क्या है, असेसमेंट का क्या मतलब होता है, इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, जो दोनों ही सिमिलर लगते हैं, प्लस मेजरमेंट एंड डायग्नोसिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एजुकेशन डैश इज यूज्ड टू मेक इन्फ्रेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है असेसमेंट। असेसमेंट को हम यूज करते हैं टू इन्फ्रेंस द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। Next question is, education is a process in which knowledge and skill are transferred। किससे किस में ट्रांसफ़र होती हैं? अब देखिए एजुकेशन वी ऑल नो कि उससे हम नॉलेज और स्किल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, बट फ्रॉम होम टू होम किससे किस में करते हैं? तो फ्रॉम अ पर्सन, फ्यू पर्सन्स टू फ्यू पर्सन्स, और फ्रॉम अ फ्यू पर्सन्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, from a few persons to next generation, from a generation to next generation। देखिए यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कुछ पॉइंट्स में, कुछ आपको तो एक एक करके सभी को समझेंगे। फर्स्ट इज फ्रॉम अ फ्यू पर्सन्स टू फ्यू पर्सन्स, कि कुछ लोगों से कुछ लोगों में। देखिए ये रेलेवेंट नहीं बैठ रहा है, सुनने में भी ठीक नहीं लग रहा है। फ्यू पर्सन मतलब कुछ लोगों से कुछ लोगों में, ऐसा नहीं है। एजुकेशन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो कुछ लोगों को दे देंगे तो बाकियों का क्या होगा? तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, थोड़े से लोगों से बहुत सारे लोगों तक जाती है, ऐसा है। बट देखिए यहाँ पे हम सभी पीपल को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ एजुकेटेड भी होते हैं, क्योंकि ये वाले जो फ्यू पर्सन है ये भी आज के वक्त के लोग हैं, एंड ये जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है इसमें मेंशन नहीं है वो आज के हैं, कल के हैं, तो इन सभी को हम इंक्लूड करके चलेंगे, तो ये पॉइंट भी रेलेवेंट नहीं है। देन थर्ड है, फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू नेक्स्ट जनरेशन। देखिए कुछ लोग एजुकेशन देते हैं आने वाली अगली जनरेशन को, जैसे कि कुछ लोग टीचर्स होते हैं, जो आज के लोग हैं उनमें से कुछ लोग टीचर्स हैं, फ्यू पर्सन्स, और वो आने वाली जनरेशन को पढ़ाते हैं, तो ये करेक्ट है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी आपको करेक्ट लग रहा होगा, फ्रॉम अ जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को। तो देखिए सभी लोग टीचर नहीं होते हैं, वो पहले ओल्ड टाइम्स में होता था जब कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती थी कि जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पढ़ाया जाता था, पर आज स्पेशलिस्ट हैं जिनको हम टीचर के नाम से जानते हैं, तो वो हैं कुछ लोग। तो फ्यू पर्सन्स टू नेक्स्ट जनरेशन। देखिए और ऑप्शंस भी आपको लग रहे होंगे, हो सकते हैं, पर हम चारों में से देखेंगे सबसे स्पेसिफिक कौन सा है, तो जो सबसे स्पेसिफिक है वो है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग अ सैंपल अ बिहेवियर इज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग अ सैंपल ऑफ बिहेवियर। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट या इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे हम
किसी का देखिए हमें बिहेवियर को देखना है, अगर मैं एज अ टीचर किसी अपने स्टूडेंट को देखना चाहूँ कि वो बच्चा उसका बिहेवियर में कितने चेंजेस आए हैं, क्या हुआ है, तो उसके लिए देखिए या तो ऑब्जर्वेशन है या टेस्ट है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है नहीं तो होगा टेस्ट। Next is question 4, limited to a quantitative description of pupils' performance. Limited of a quantitative description of pupils' performance is, अब देखिए इस ऑप्शन में भी आपको चारों दिख रहे होंगे और हर एक ऑप्शन में आप देखेंगे पहले में असेसमेंट देन टेस्ट। अब देखिए हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे, बट उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको सभी के मीनिंग पता हो, क्योंकि आपके एग्जाम में भी इन चारों टर्म्स में से 101% क्वेश्चन आएंगे। सो आपको चारों का ही मतलब विद डेफिनेशंस उनकी पता होना चाहिए, नॉट डेफिनेशन तो व्हाट इज टेस्ट, व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज असेसमेंट, व्हाट इज इवैल्यूएशन, ये आपको पता हो। सो क्वेश्चन 4 का आंसर है यहाँ पर मेजरमेंट। देखिए जहाँ पे क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन आ गया या क्वांटिटेटिव टर्म आ गई, बेसिकली आप वहीं से समझ जाएं कि आंसर मेजर किया जा रहा है, तो वहाँ पे आ जाएगा आपका मेजरमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस इज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। देखिए CCE के अंडर आपको सभी इवैल्यूएशंस को समझना इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर्मेटिव एंड समेटिव, क्योंकि इनमें से आपके एक एक क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, और ना सिर्फ इस सब्जेक्ट में, इवन आपके अदर सब्जेक्ट्स में भी। तो यहाँ पे पूछा गया है इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस इज, कि लर्निंग जो है वो प्रोग्रेस में है तो वो किसके थ्रू पता चलेगा, वो पता चलेगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू। व्हाई नॉट समेटिव इवैल्यूएशन? देखिए समेटिव इवैल्यूएशन से जब हम बच्चों को पढ़ा चुके होते हैं, प्रोग्रेस में नहीं होता है क्रिया आपकी, मतलब बच्चों को पढ़ा दिया, लाइक हाफ सिलेबस पढ़ा दिया, फिर उनका समेटिव इवैल्यूएशन होता है। तो समेटिव इवैल्यूएशन जब बच्चों के हो रहे होते हैं तो उस वक्त हम उनको और कुछ नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आप देखेंगे तो मॉर्निंग में स्कूल में हम बच्चों के ले लेते हैं और साथ में उनका टाइम टेबल भी चल रहा होता है और अदर टॉपिक्स भी हम पढ़ा रहे होते हैं। तो वो लर्निंग जब हमारी प्रोग्रेस में होती है, चल रही होती है, हम तभी बच्चों के फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव टेस्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6, डैश इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एंड यूजिंग एम्पिरिकल data on the knowledge, skill, attitudes and beliefs to refine programs and improve students' learning. First is educational assessment और educational evaluation, जो कि आपका आंसर है। Then measurement, examinations, none of these। देखिए बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया, कितनी उसको नॉलेज है, कितने स्किल्स, एटीट्यूड्स उसने लर्न किए, कितने बिलीव्स को लर्न किया, ये सब चीज़ें देखिए हमने मतलब एक तरह से जो भी बच्चे को एजुकेशन दी है वो बच्चे ने कितनी उसके अंदर गई है, नहीं गई है, वो हमें कैसे पता चलेगा? एजुकेशन के असेसमेंट से या उसकी इवैल्यूएशन से। Next is question number 7. Assessment can focus on the individual learner, the learning community, an academic program or all of the above. तो यहाँ पे जो आपका आंसर है देखिए उसमें इंडिविजुअल लर्नर्स भी होते हैं असेसमेंट में, उस मतलब लर्नर्स पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन पे भी फोकस होता है, हर एक स्टूडेंट पे। देन लर्निंग कम्युनिटी पे भी होता है, एकेडमिक प्रोग्राम पे भी होता है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑल दी अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, which assessment is carried out at the end of a course or project? तो देखिए इन प्रोग्रेस जो बच्चों का हम असेसमेंट लेते हैं उसको फॉर्मेटिव बोलते हैं, लेकिन एंड में जो लेते हैं कि एक कोर्स हमने पूरा करा दिया है उसके बाद जब लेते हैं तो वो होती है समेटिव evaluation. So here is this option question. Okay, question number 9, which assessment deals with the whole
difficulties at the end that occurs during the learning process। अब देखिए बच्चे को जो डिफ़िकल्टीज आती हैं कुछ लर्निंग में, तो वो कैसे पता चलती हैं। अब आपने देखा होगा हम बच्चों का जब एग्ज़ाम पेपर्स ले चुके होते हैं तो बहुत बच्चों ने कम स्कोर किया होता है, तो उसके बाद टीचर का फोकस होता है बच्चे ने जो कम स्कोर किया है, अगर वो रिपीटेड कम स्कोर कर रहा है कि पहले टेस्ट में भी किया, सेकंड वाले में भी किया, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो पता लगाने के लिए डिफ़िकल्टीज़ को हम बच्चों का करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। और वो हमेशा एंड में होता है, इन द प्रोसेस, लर्निंग के प्रोसेस में नहीं होता है। जब बच्चा अपने टेस्ट वगैरह कर चुका होता है उसके बाद भी हम नोटिस करते हैं, क्योंकि एक दो बार में भी बच्चा इसलिए अच्छा स्कोर ना कर पाया हो कि कोई रीजंस हो पर्सनल, बट अगर वो रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है तो वी विल डायग्नोज द डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग, सो दैट विल बी नोन एज diagnostic evaluation. Next here is question number 10. Dash assessment is a form of questioning which has a single correct answer, जिसमें एक सिंगल करेक्ट आंसर होता है, तो उनको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, या थ्योरी असेसमेंट, सब्जेक्टिव असेसमेंट, या नन ऑफ दीज। तो ऑब्जेक्टिव होते हैं MCQs जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, इनमें से सबका एक ही आंसर है, सभी नहीं हो सकते हैं, मतलब चारों में से कोई एक ऑप्शन हमें चूज करना है, तो दैट विल बी आवर आंसर। तो दीज आर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। डैश कैन बी आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनमें से कौन सा है जो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी। असेसमेंट, एग्जामिनेशंस, स्कूल और इंटरव्यू। इंटरव्यू देखिए फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल नहीं हो सकता है। स्कूल फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल नहीं हो सकता है। एग्जामिनेशंस फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल नहीं हो सकते हैं आपके। लेकिन असेसमेंट जो है वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशंस फॉर्मल जो होते हैं वो सिर्फ स्कूल इंस्टीट्यूट्स में लिए जा सकते हैं, जैसे कि CBSE लेता है एग्जामिनेशंस, या आप बोल सकते हैं हायर लेवल पे SSC, रेलवेज, ये सब होते हैं जिनके एग्ज़ाम्स। बट आपकी जो असेसमेंट है वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी। ज़रूरी नहीं है हमेशा, लाइक छोटे छोटे क्लास टेस्ट की भी बात करें तो वो असेसमेंट में आ जाते हैं, वो फॉर्मल भी हो सकते हैं या इनफॉर्मल भी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। Why assessment is important? To find out what the students know, to find out what the students can do and how well they can do it, to find out how students go about the task of their work, and last option is all of them। देखिए ये सभी हम असेसमेंट के ज़रिए पता लगाते हैं, तो इसलिए ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, एंड योर आंसर विल बी ऑल ऑफ देम। Next is question number 13. Dash is the act of looking at something carefully, especially to see if there is anything wrong or to find out the cause of the problem. First is examinations, then schooling, teaching, or none of them. तो देखिए एग्जामिनेशन से हम ये पता लगा सकते हैं। So examination is the act of looking at something carefully, especially to see if there is anything wrong or to find out the cause of the problem. Next is which of the following is not a tool of evaluation? Observation, interview, rating scale या report card। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा रिपोर्ट कार्ड। देखिए रेटिंग स्केल नहीं, यहाँ पे स्किल नहीं स्केल होना था, तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको एज अ स्केल लेकर चले। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल या रिपोर्ट कार्ड। तो रिपोर्ट कार्ड से नहीं पता लगाते हैं। रिपोर्ट कार्ड इवैल्यूएशन में क्या आया वो एक सिर्फ माध्यम है जिससे देखिए हम इवैल्यूएशन को क्या नतीजा आया उसको क्योर करके रख सकते हैं। एज अ डाटा रिपोर्ट कार्ड को हम मानते हैं, ना कि वो एक टूल है जिससे हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, पर मूल्यांकन के रिजल्ट्स को हम रिपोर्ट कार्ड में मेंशन करते हैं।
Next is an assessment is dash if it consistently achieves the same or similar students. Valid, invalid, reliable और unreliable. तो जो आपका आंसर है वो है reliable. An assessment is reliable if it consistently achieves the same or similar students. Next is teacher behavior ought to. टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्ट्रक्टिव, आइडियलिस्टिक या डायरेक्टिव? तो तीनों ही यहाँ पे नहीं होने चाहिए, नेगेटिव है. देखिए फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट स्कूल में अलग से होता है. इंस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, स्पेशली देखिए स्टूडेंट्स के साथ कैसा होना चाहिए, पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होना चाहिए. इंस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए कि बच्चों को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, या डायरेक्टिव भी नहीं होना चाहिए ये करो वो करो. देयर इज नीड फॉर द फ्रीडम ऑल्सो. लेट द स्टूडेंट्स लर्न बाय देमसेल्व्स ऑल्सो फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस टू. तो आइडियलिस्टिक इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. क्वेश्चन नंबर 17. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर स्कोर. नेवर. हम बच्चों के देखिए मार्क्स, स्कोर, इन पे किसी भी चीज़ का फोकस कभी नहीं रहता है, बच्चे की लर्निंग पे फोकस रहता है हमेशा. देन मेकिंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड्स, अगेन अ बिग नो, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है. असाइनिंग रैंक ऑफ द स्टूडेंट्स, रैंक भी नहीं लेंगे. देखिए तीनों पॉइंट्स नेगेटिव हैं तो श्योरली आपका फोर्थ आंसर है. Understanding children's clarity and confusion about related concepts. Question number 18. Dash is sometimes superior to other devices. Interview, questionnaire, checklist या records. देखिए इंटरव्यूज कई बार सुपीरियर हैं अदर डिवाइसेस से, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू को हम कंडक्ट करें. देखिए ये टॉपिक जब हमने किया था मैंने आपको स्पेशली ये बोला था कि इंटरव्यूज़ को हम बहुत बार निगलेक्ट कर देते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड देम. लाइक हम अपनी क्लास में बच्चों को अदर टीचर्स का इंटरव्यू लेने का मौका दें, प्रिंसिपल का या कोई स्टाफ है स्कूल का, उनका इंटरव्यू लेने की अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दें, क्योंकि वो बहुत बार और किसी डिवाइस से मतलब और किसी तरीके से बच्चे के लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने हैं, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना है, तो बहुत हेल्पफुल होते हैं. एंड ट्रस्ट मी, एवरी टीचर शुड ट्राई दिस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. रिटन एग्जामिनेशंस इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट, ओरल टेस्ट या ऑल ऑफ देम. देखिए रिटन एग्जामिनेशंस को हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हमें एज सच कुछ लिखना नहीं होता है, बल्कि मार्क करना होता है जस्ट. एंड वो आपका कंप्यूटराइज्ड भी हो सकता है या आप जस्ट उसको अपने पेन पेंसिल से मार्क करें, तो ये रिटन में नहीं आएगा डेफिनेटली. देन पेपर पेंसिल टेस्ट बिल्कुल बोलते हैं, सॉरी दोनों मार्क हो गए. पेपर पेंसिल टेस्ट हम इसको बोलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं. ओरल टेस्ट नहीं, ओरल टेस्ट रिटन में कैसे आ जाएगा, रिटन और ओरल बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत हैं. ऑल ऑफ देम बिल्कुल नहीं होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCF 2005. देखिए एज अ टीचर आप इसको बिल्कुल रट लें, NCF की फुल फॉर्म, बिकॉज ये एक ही सब्जेक्ट से आपके लिमिटेड नहीं है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके फुल फॉर्म वाले. सो NCERT, NCF, ये जो आपकी टर्म्स हैं, CBSE, इन सब की बिल्कुल आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. नेक्स्ट इज व्हाट इज रेटिंग स्केल. रेटिंग स्केल क्या है? द टर्म अप्लाइड टू एक्सप्रेशन ऑफ ऑप्शंस और जजमेंट रिगार्डिंग सम सिचुएशंस, object or character. Rating scale is a device by which judgment can be quantified. It is a systematic compilation is in questions that are submitted to the pupils from whom information is desired, both 1 and 2 or none of them. So option 1 is your correct here, rating scale.
देखिए रेटिंग स्केल की ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, सो यू कैन वॉच दैट कि रिटन एग्जामिनेशंस कैसे होते हैं एंड ये सब आपके प्रॉपरली देखिए, जो आपका इवैल्यूएशन का टॉपिक है उसके अंडर ही आपको मिल जाएगा. Next is question number 22. What is the process by which educators evaluate the performance of the pupils in exams of the standard particular scales, which is based on the points entirely and consists of the grades like A to F or ranging like 1 to 10. Generally letters and numbers are used to describe and grades of scholars. तो क्या इनमें से यूज़ होता है? काफ़ी देखिए पूरी डेफिनेशन है एक चीज़ की एंड 1 से 10 तक की स्केलिंग हो, चाहे वो लेटर्स में हो या नंबर्स में हो, तो ये ग्रेडिंग के अंदर आता है, बच्चे को ग्रेड करना. वेरी इजी क्वेश्चन, बस पढ़ने में टाइम लगा है बट इतना डिस्क्रिप्टिव हमें मिल जाता है क्वेश्चन में, तो आंसर को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. N- examination system is a computer based test exam. Offline, MCQs, online, none of them. Online जो इस बार आप सभी को देना है, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम्स या सिस्टम भी हम बोलते हैं. Next is question number 24. Dash is the process of looking at oneself in order to assess aspects that are important in one's identity. Online examination, self-assessment, registration, subjective test. Self-assessment से हम खुद का भी मूल्यांकन कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को देख सकते हैं. Next is question number 25. ICT stands for Information and Communication Technology. नेक्स्ट बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट हैं. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन, ये यूनिट 4 से आपका क्वेश्चन आ गया. यूनिट 4 अक्सर स्टूडेंट्स को देखिए थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, बट इस बार थ्योरी एग्जाम है नहीं तो इतना कुछ उसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा ना लर्न करना है. बस आपको हर एक टर्म का मतलब जो भी सिलेबस में ब्रॉडर आपकी लिखी हुई है सिर्फ वही पता होनी चाहिए, ज़्यादा डिटेल में इस बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो स्टैटिस्टिक्स क्या है या हेल्प करता है किस चीज़ में? एजुकेशन एज इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग डाटा, डेफिनेटली. प्रेजेंटिंग एन एनालिसिस ऑफ डाटा, इसमें भी हेल्प करता है. इंटरप्रेटिंग डाटा, इसमें भी हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द परसेंटाइल रैंक ऑफ ए स्कोर is the percentage of scores in its frequency distribution that are equal to or upper than it. तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे, बट यहाँ पे मेंशन्ड है अपर देन इट, सो लेट्स रीड द सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो. थोड़ा सा फर्स्ट और सेकेंड आप देख सकते हैं सिमिलर है, बिल्कुल एक ही टर्म अलग हुई है, अपर या लोअर. सो द परसेंटाइल रैंक ऑफ द स्कोर is the percentage of scores in its frequency distribution that are equal to or lower than it. तो अपर होता है या लोअर होता है परसेंटाइल रैंक? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 लोअर होता है. देखिए ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है एंड देखिए मेरे को भी पहले लगा कि फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज जहाँ तक डेफिनेशन को समझ पा रहे थे. देन व्हेन आई लुक फॉरवर्ड टू ऑप्शन 2, देन आई फाउंड कि यहाँ पे एक ही टर्म की गड़बड़ है एंड देन आई हैव टू रिकलेक्ट दैट अपर इज द करेक्ट हेयर और लोअर, देन आई हैव मार्क्ड द ऑप्शन. तो ऐसे 2 सिमिलर बिल्कुल आपको मिलेंगे, तो जल्दबाजी करके भागना नहीं है कि बिना अदर ऑप्शंस को रीड किए हमने मार्क कर दिया है. दैट कैन बी लाइक डिजास्टर्स फॉर यू. सो बोथ 1 and 2, none of these. So ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे करेक्ट है. Now coming to question number 28. Okay, if you score in the 25th percentile, then 25% of test takes are below your score. The 25 is called the 25 marks, fail, just passed, percentile rank.
देखिए ये परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक निकालना आपको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली एक आपका आने वाला है। तो यहाँ पे तो इजी था, क्योंकि जो परसेंटाइल होता है लाइक 25th परसेंटाइल है, 25% एस्टेक्स है, तो यहाँ पे 25th ही आपका परसेंटाइल रैंक होना था। बट ये निकालना आपको डेफिनेटली आना चाहिए, एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। Then question number 29, dash coefficient is a technique which can be used to summarize the strength and direction, negative भी हो सकती है, positive भी, और of a relationship between two variables. Spearman's rank correlation, Richard's rank correlation, Spencer's rank correlation. इसको learn कर लें आप. Okay, next is question number 30. The use of technology to enhance learning process is called dash in education. IT, ICT, information technology, communication technology. So ICT is the use of technology to enhance learning program. तो उसको हम बोलते हैं ICT in education, that is information and communication technology in education. Next is question number 31. Which one is not the source of formal education? School, museum, library, home. तो इनमें से कौन सा होम होगा? होम पे हम फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। म्यूजियम इसलिए होगा क्योंकि विजिट्स टू म्यूजियम, और वहाँ पे जो एजुकेशन जब दी जाती है स्कूल की साइड से, तो दैट इज फॉर्मल एजुकेशन ओनली। सो एक्सकर्शन का पार्ट होता है म्यूजियम। Next is question number 32. Informed education is planned, incidental, informal होना था, ये informed नहीं, okay, informal लेके ही चलेंगे हम। तो informal education is planned, incidental, systematic, arranged। तो incidental होती है आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन। तो यहाँ पे आप इसको ठीक कर लें, ये डी नहीं एल होना था। नेक्स्ट इज फॉर्म्ड, ये रिपीटेड आ गया है। फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन हैज वेल डिफाइंड, नो नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, फॉर्मल एजुकेशन हैज वेल डिफाइंड क्या करिकुलम होता है, सिस्टम होता है, मेथड होते हैं, या अप्रोच होती है आपकी? तो देखिए फॉर्मल एजुकेशन हमें पता है जो बिल्कुल सिस्टमैटिक होती है एंड जिसमें एक फिक्स्ड करिकुलम होता है, एंड करिकुलम में आपका देखिए मेथड भी आ गया, अप्रोच भी आ गई, और करिकुलम क्या है? करिकुलम एक सिस्टम ऑलरेडी है, तो अदर ऑप्शंस इसमें ऑटोमेटिकली फिट बैठ रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। इट इज थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है इस स्लाइड में। ओके, विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस? एम्स, करिकुलम, इवैल्यूएशन या मोटिवेशन? मोटिवेशन को हम विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस? मोटिवेशन हम बच्चों को करते हैं, बट एजुकेशनल प्रोसेस के अगर हम बाकी तीनों ऑप्शंस देखेंगे तो एम्स होता है, करिकुलम होता है, इवैल्यूएशन होता है, बट नॉट द मोटिवेशन। नेक्स्ट इज अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए नंबरिंग मिस्टेक है, तो ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 33, 34, नाउ वी आर डूइंग 35, बट द क्वेश्चनिंग मिस्टेक्स यहाँ पे थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की है, बट इट्स ओके। The most significant approach of evaluation is continuous and comprehensive evaluation, conducting objective term and examinations, maintaining cumulative records of the student, semester, system, year। तो देखिए कुछ भी यहाँ पे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में से रिलेवेंट ही नहीं है। फर्स्ट है आपका CCE जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। Next is education technology is useful because it is the need of the hour. It is adopted by the famous institution. It makes teaching effective and efficient. It attracts students towards teaching and learning activities. So the correct option is here. It makes teaching effective and efficient. देखिए ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस के नहीं जाएंगे, बिकॉज उसके लिए अलग से वीडियोस हर एक टॉपिक पे आपको मिल जाएगी।
बट अगर एक ही वीडियो में हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे तो MCQs पे उतना फोकस नहीं रह पाएगा. नेक्स्ट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इज स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, टीचर सेंट्रिक अप्रोच, करिकुलम सेंटर्ड अप्रोच या नन ऑफ दीज. तो देखिए जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है कि बच्चे अपनी पसंद से सब्जेक्ट्स ले सकें, स्पेशली ये कॉलेज लेवल पे होता है, तो ये स्टूडेंट्स के हित में होता है एंड उन्हीं को देखते हुए देखिए ये बनाया गया था सो दैट स्टूडेंट्स को फ्रीडम हो कि वो अपनी मर्जी से पढ़ाई कर सकें. एंड अब NPE आपका नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई है, जिसमें अब सिर्फ ये कॉलेज तक लिमिटेड नहीं रहेगा. इवन 9th क्लास में हर एक बच्चा चाहे तो बायोलॉजी के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, जो पहले नहीं था. मतलब आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सब कुछ नहीं रहेगा, आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं. Next is question number 36. Open book exams allows you to take notes, text or resources materials into the exam situation. बिल्कुल. To open books and cheat from the book. चीट वर्ड यहाँ पे गलत है. बोथ 1 and 2 नहीं हो सकते हैं, नन ऑफ देम भी नहीं हो सकता है. ओपन बुक टेस्ट का मतलब होता है आप बुक्स को अपने एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हो और उससे आप रिसोर्स मटेरियल को यूज कर सकते हो. वहां से नोट्स, टेक्स्ट आपको देखकर लिख सकते हो. बट वहां पे टेस्ट होता है आपकी इंटेलिजेंस, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, फ्रेम करते हैं, कौन सा मटीरियल चूज करते हैं, दैट डिपेंड्स. Next is question number 37. Dash is a measure used in statistics indicating the value below which is a given percentage of observations in a group of observations false. So mean, स्केल रेटिंग, मीडियन, परसेंटाइल. देखिए सबकी आपको डेफिनेशन पर्टिकुलरली पता होना चाहिए. व्हाट इज मीन, व्हाट इज रेटिंग स्केल, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज परसेंटाइल. तो क्योंकि इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके आने वाले हैं, तो ये है परसेंटाइल की डेफिनेशन यहाँ पे. Question next is the educational statistics includes the following statistical tool: collection of data, organization of data, presentation of data या all of them. सब कुछ include होता है. Okay, next question is the process of collecting, organizing, presenting, analyzing and interpreting the data is termed as presentation, statistics, data analysis या none of them. तो statistics is the correct option. उसमें collection है, organization है, presenting है, analyzing है, interpretation है, data का सब कुछ है. इसलिए आपको डेफिनेशंस करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके आने वाले हैं. नेक्स्ट इज ओके. In a continuous comprehensive evaluation, the phase comprehensive evaluation indicated. देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका पहले टेट में भी आया हुआ है. इवेल्युएशन के देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको टेट में मिल जाएंगे, सीटेट वगैरह में काफ़ी सारे टेट्स में आपके आए हुए हैं. तो वहाँ से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि असेसमेंट, इवेल्युएशन, उनके क्वेश्चंस आपको ईजिली नंबर ऑफ प्लेसेस से मिल जाएंगे. बट बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चन कहीं पे नहीं है, तो वहाँ पे आपको डिटेल स्टडी करनी होगी, बिकॉज क्वेश्चन किसी भी टाइप से फ्रेम हो सकता है. सो फर्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ होल सिलेबस, देन इवैल्यूएशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, इवैल्यूएशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन, देन ओनली इवैल्यूएशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन. सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, देखिए कॉग्निटिव डोमेन भी होता है, साइकोमोटर भी होता है, इफेक्टिव भी होता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट इज अ टीचर कलेक्ट्स एंड रीड्स द वर्क ऑफ द क्लास, देन प्लान्स एंड एडजस्ट द नेक्स्ट लेसन टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स ही शी इज डूइंग. देखिए एक क्लास में टीचर ने क्या किया, बच्चे कैसा कर रही हैं, बेसिकली कलेक्ट किया, रीड किया, जो वर्क वो कर रही हैं, एंड उसके बेसिस पे अगला लेसन वो प्लान करती है कि मतलब जो प्रीवियसली मिस्टेक्स हैं, जो बच्चों ने मतलब उनको लर्निंग प्रॉब्लम्स आ रही है वो नेक्स्ट में ना हो. तो ये क्या दर्शाता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग या असेसमेंट एट लर्निंग.
देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग कुछ होता है, मान लिया असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एट लर्निंग, ये ग्रामेटिकली कुछ नहीं होता है, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता है। और हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, हमारे सब्जेक्ट का नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट किया जा रहा है ये देखने के लिए कि कितनी लर्निंग हुई है, लर्निंग को देखने के लिए असेसमेंट किया जा रहा है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज व्हाट, क्या करता है, फॉस्टर्स मोटिवेशन, इज डन फॉर द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग, emphasizes the overall importance of grades, is an exclusive and per assessment activities। ये ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है। देखिए असेसमेंट बेसिकली फोस्टर करता है आपकी मोटिवेशन को, बच्चों ने क्या लर्न किया। और देखिए जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है उसको इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इसलिए रखा जाता है बच्चों को मोटिवेशन मिले कि उनको कितना समझ आ रहा है एंड वो और मन लगाएं अपना लर्निंग की तरफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा नहीं प्रमोट करता है assessment as learning। Then testing students as frequently as possible, telling students to take internal feedback, generating a safe environment for students to take chances, tell students to reflect on the topic taught। So as which of the following promotes assessment of learning? So the option which is correct is testing students as frequently as possible। देखिए तभी जो असेसमेंट्स की अगर बात करें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स को इसलिए रखा जाता है कि जितनी जल्दी बच्चों का मूल्यांकन हो सके उतना हम करें। एंड प्लस जैसा कि पहले चलता आ रहा था एक सिस्टम, बच्चे पूरा साल भर पढ़ते थे एंड एक ही बारी उनको टेस्ट देना होता था एंड उसी में जज किया जाता था कि उसको कितना समझ आया है, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट था। एंड सीसीई भी तभी आया, उसके अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट्स भी इसलिए आए कि बच्चों को फ्रीक्वेंटली जितना हो सके उतनी जल्दी टेस्ट करें एंड लैक ऑफ सिलेबस भी उनके पास हो, थोड़े थोड़े टॉपिक्स का ही वो असेसमेंट दे पाए। नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स इज अ सिस्टम ऑफ बिहेवियर्स एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग विद इन अ सोशल ग्रुप, that is intergroup dynamics, or between social groups, intergroup dynamics। Group dynamics is a system of behaviors and psychological process occurring within a group of friends। Group dynamic is a system of behaviors and psychological process occurring within a class or none of them। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो एंड थोड़ा सा ट्रिकी है, बट यहाँ पे आपको इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड ऑप्शन 1 इज करेक्ट हेयर, ग्रुप डायनामिक्स, एंड ये भी आपका यूनिट 4 में से है। यूनिट 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस आपके सब्जेक्ट में से। Next is question number 45, which of the term is Bloom's taxonomy of educational objectives for knowledge based goals? Knowledge, comprehension, application या all of them, सभी ब्लूम के अंडर टेक्सोनॉमी के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर नॉलेज बेस्ड गोल्स। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी से आपका डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये बिल्कुल नहीं छोड़नी है। एंड वैसे भी थ्योरी एग्जाम में ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा ही आपका आता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, विच इज एक्चुअली नॉट क्वेश्चन नंबर 46 बिकॉज रिपीटेड नंबर 2 क्वेश्चंस थे। Dash tests are created by professional agencies and use the same materials and administration procedures for all students। Standardized, non-standardized, reliable या non-reliable। So standardized test जो होते हैं वो प्रोफेशनल एजेंसीज क्रिएट करती हैं, यूज़ करते हैं उसमें कुछ मटेरियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स के लिए यूज़ होता है। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है यहाँ पे आपका।
दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, विच टाइप ऑफ ग्राफ इज दिस? तो ये ग्राफ देखना है आपको. बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, नहीं है, ना बार ग्राफ है ये, ना लाइन ग्राफ है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है? देखिए यहाँ पे ओ गिव भी लिखा है, तो ये आप इजीली पहचान सकते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ. नेक्स्ट इज डैश arises when bonds link between of a social group to another and to the group as a whole. friendship, good links, ग्रुप कोहेंसिवनेस या ग्रुप डायनामिक्स. देखिए ग्रुप कोहेंसिवनेस और डायनामिक्स दोनों पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं. कोई भी टर्म को, क्योंकि ये सिलेबस का आपका डायरेक्ट पार्ट है एंड उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे आंसर कोहेंसिवनेस है आपका. क्वेश्चन नंबर 49, in which method the teacher creates an assignment with clear instructions, milestones and grading criteria based on an outcome that students need to achieve? assignment method, achievement method, group discussion method या आपका प्रोजेक्ट मेथड. असाइनमेंट मेथड से देखिए ऑलरेडी टर्म यहाँ पे असाइनमेंट मेंशन्ड है, तो इट्स वेरी इजी टू क्रैक दिस क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन, what were the outcomes and how much did it cost? देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो किसके अंदर आप कैटेगराइज करेंगे? स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर, क्वालिटेटिव मेथड या क्वांटिटेटिव मेथड या अचीवमेंट मेथड. तो what were the outcomes, how much did it cost? यहाँ पे what were, हाउ मच दोनों से क्वांटिटी पता चल रही है, तो ये है क्वांटिटेटिव मेथड. तो हमने 50 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे करे हैं. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. सभी टॉपिक्स को आप कवर करें एंड ट्रस्ट मी दिस सब्जेक्ट इज़ ईजी. नॉट इवन द यूनिट 4 इज़ डिफ़िकल्ट, बस उसमें थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, बिकॉज जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ईजी ही है वो भी. बट इफ़ यू आर फ्रॉम अदर स्ट्रीम्स एंड यू आर डूइंग बीएड एंड यू हैव दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देन आपको यूनिट 4 में डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ेगी. थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी आज, तो वीडियो लेट अपलोड हो रही है. एंड आगे इंक्लूसिव एजुकेशन की जो आपका सब्जेक्ट है एक और बीएड का, वो भी हम इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो इसके बाद आपके हेल्थ एजुकेशन एंड पीस एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो चॉइस में भी हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनकी स्पेसिफिकली वीडियोस बन जाएंगी. तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड आई विल मेक श्योर जितनी प्रैक्टिस हो पाए एमसीक्यूज़ की उतनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को करा दी जाए. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड स्टार्ट लर्निंग. एंड हर एक टॉपिक की भी स्टडी कर ले, प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा. थैंक यू.